नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पाकिस्तान के हुक्मरानों के दांव पेच अक्सर पूरी दुनिया को सरप्राइज देते रहे हैं। इस बार भी वही हुआ। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पर टिकी हुई थी। लोग हिसाब लगा रहे थे कि इमरान खान के साथ कितने सांसद हैं और विरोधियों के साथ कितने। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री इमरान खान के दिमाग में क्या चल रहा है और आखिरी वक्त में वो कौन सा दाव चलेंगे। रविवार को जैसे ही इस्लामाबाद में संसद की कार्यवाही शुरू हुई, तय स्क्रिप्ट के हिसाब से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने खारिज कर दिया। वोटिंग का इंतजार कर रहा विपक्ष सन्न रह गया। इसे आम बोलचाल की भाषा में 100 सुनार की एक लुहार की कहते हैं। हालात ऐसे बन गए कि बाद में विपक्ष के सदस्यों में से ही एक स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गया और सदन की कार्यवाही चलाने लगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इमरान खान ने तुरंत संसद भंग कर चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर दिया। विपक्ष इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमरान ने इतना बड़ा फैसला अकेले लिया या फिर इसमें आर्मी की मौन सहमति थी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो सियासी ड्रामा चल रहा है, उससे इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के बीच बनी केमिस्ट्री में कौन साबित हुआ खिलाड़ी और कौन अनाड़ी। सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तानी आर्मी एकजुट है या उसमें भी कहीं दो फाड़ तो नहीं हो चुका। ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम पाकिस्तान, कितने अजीब रिश्ते हैं यहां के। सबसे पहले बात इमरान खान की। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे को इमरान खान लगातार नया ट्विस्ट देते रहे हैं। जैसे जैसे संसद में अविश्वास प्रस्ताव का समय नजदीक आता जा रहा था, वो और आक्रामक होते जा रहे थे। विरोधी पार्टियों के अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने विदेशी ताकतों द्वारा पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की साजिश करार किया। इसी का हवाला देते हुए संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। स्पीकर की इस कार्रवाई को विपक्ष असंवैधानिक बता रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन आज कोई फैसला नहीं सुनाया गया। उधर सेना साफ साफ कह रही कि राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने से लेकर संसद भंग करने तक की पहले से तैयार स्क्रिप्ट पर कैसे काम हुआ और आगे का रास्ता क्या है। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली पर थी, जहां इमरान सरकार की किस्मत का फैसला होना था। विरोधी पार्टियों के सांसद पूरे दल बल के साथ संसद में अपनी तय जगह पर बैठे, पर इमरान खान की पार्टी के ज्यादातर सांसदों के बैठने के लिए तय सीटें खाली थी। इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री इमरान खान के आने का, लेकिन वो खुद राष्ट्रपति के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी टीम के मेंबर फवाद चौधरी को संसद में उतार दिया। फवाद ने पूरी रणनीति के हिसाब से गुगली फेंकी और अविश्वास प्रस्ताव को विदेश की साजिश बता दिया। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। फवाद चौधरी ने जो कहा, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उसी को आधार बनाकर इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए पाकिस्तान के कप्तान खान को सियासत के मैच में विजेता बनाने की राह खोल दी। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जिस आर्टिकल 5 का जिक्र हो रहा है वो क्या है। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 5 में कहा गया है कि देश के प्रति वफादारी हर नागरिक का कर्तव्य है। देश के कानून को हर नागरिक को मानना होगा।
सब कुछ इमरान खान के पहले से तैयार स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा था। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही इमरान खान टीवी पर आए और नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजने का ऐलान कर दिया। असेंबलियां डिसॉल्व करें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। संसद भंग हुई तो विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया और संसद पर कब्जा जमा लिया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से अयाज सादिक को नेशनल असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया और संसद की कार्यवाही जारी रखी गई। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है लॉयल्टी ऑफ द सिटीजन। ये मुझे कोई ना बताए कि मैं कितनी लॉयल हूँ पाकिस्तान के साथ। अगर कोई मुल्क के साथ लॉयल नहीं है तो इस हरकत की वजह से, आज इस एक्शन की वजह से अगर कोई गद्दार और आइन चिकन है तो वो इमरान खान है। इमरान खान के बाउंसर से बेहाल विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। अब सबकी नजरें मुल्क के सबसे बड़ी अदालत पर थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जैसे ही बेंच बैठी, सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई। ऐसे में पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के सामने एक और अगले 90 दिन में होने वाले चुनाव हैं, जिसके लिए संभवतः वो अभी तैयार नहीं थी। दूसरी ओर अदालत से न्याय की उम्मीद। पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसमें कभी भी और कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो इमरान खान बहुत खुश होंगे कि सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि उनके मास्टर स्ट्रोक ने विरोधियों को दिन में चांद सितारे दिखा दिए हैं। अब पाकिस्तान के आगे का रास्ता चुनाव का है। मतलब लोग फैसला करें कि मुल्क के लिए कौन बेहतर होगा। दरअसल इमरान खान को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि विपक्ष की गोलबंदी का अंजाम क्या होगा। इसलिए पिछले रविवार को उन्होंने इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। अपनी तकरीर में मुल्क के कोने कोने से आए लोगों के सामने उन्होंने खुद को एक ऐसे इस्लामिक राष्ट्रवादी के तौर पर पेश किया जिसके दिल में इस्लाम और दिमाग में पाकिस्तान है, और वो हर सांस मुल्क के गरीब और कमजोरों की खिदमत के लिए लेते हैं। पिछले कुछ समय से इमरान खान अपनी छवि एक ऐसे नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं जिसके खिलाफ मुल्क के भ्रष्ट राजनेता और विदेशी ताकतें साजिश कर रहे हैं। मौजूदा हालात में इमरान खान ने जिस तरह से गोटियां चली हैं, उसमें उन्हें फायदा ज्यादा और नुकसान कम दिख रहा है। इमरान खान ने आखिरी ओवर में हर बॉल पर छक्का जड़ने की कोशिश की। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि संसद में नंबर गेम में पिछड़ जाएंगे, इसीलिए पहले से ही चुनाव में उतरने का मन बना चुके थे। कभी विशाल रैली, कभी राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए लोगों तक अपनी बात जोर शोर से रख रहे थे। इस सिस्टम के अंदर कभी इधर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी इधर करता है, कभी इधर से ब्लैकमेल, कभी उधर से। वो इतना मुश्किल हमने मुल्क चलाया 3.5 साल। तो इसलिए अगर इंशाल्लाह ये अगर इलेक्शन की तरफ जब भी जाएगा तो एक अक्सरियत के साथ मैं आऊं, ताकि ये जो सारा गन साफ करूं। जो मुल्क के लीडर सरबरा अपने लोगों के साथ भी खड़ा हो सकता। इमरान खान ने अपनी सरकार को मुल्क की शान और खुददारी से जोड़ दिया। विरोधियों के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी ताकतों की साजिश का हिस्सा बताकर खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मकसद एक ही है, चुनाव में मुल्क के गरीब आवाम को अपने पक्ष में खड़ा करना। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कप्तान खान एक और खुद को अवाम का सबसे बड़ा खिदमत करने वाला बताते रहे, तो दूसरी ओर इस्लाम के उसूलों पर चलने वाला राष्ट्रवादी। ऐसे में वो बार बार अपने न्यू पाकिस्तान में हुकूमत मदीना का सपना दिखाते रहे।
पाकिस्तान की सियासत में ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें मुल्क के उदार सोच वाले मुसलमान से लेकर कट्टरपंथी तक अपने लिए संभावना देखते हैं। ये याद रखें कि हमारा मुल्क एक नजरिए के तहत बना था और वो नजरिया जो पाकिस्तान का था वो एक इस्लामी फलाई रियासत थी जो कि मदीना के असूलों के ऊपर खड़ा करना था। हमने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है। अब इमरान खान ने पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की घंटी बजा दी है। जाहिर है इसके लिए उनकी तहरीक इंसाफ की तैयारियां औरों से बहुत ज्यादा है। इमरान खान ने हाल के दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी पिच तैयार की, उसमें सत्ता की चाह में गठबंधन की छतरी के नीचे खड़ी सभी पार्टियों की पोल पट्टी खुलती दिख रही है। मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? तुम एनआरओ दे दो, हम अदम एतमाद वापस ले लेंगे। क्या एनआरओ दे दे? ऐसे में इमरान खान और उनके सेनापति चुनावी अखाड़े में एक और विरोधी पार्टियों के नेताओं को ठग, लुटेरा और भ्रष्ट बताते हुए अपने पक्ष में लहर तैयार करते दिखेंगे, तो दूसरी ओर इस्लाम और हुकूमती मदीना मॉडल के जरिए वोट बैंक में चुंबक लगाने की कोशिश होगी। तहरीक इंसाफ की कोशिश इमरान खान की छवि को मौलवियों के मौलवी के तौर पर पेश करने की भी रहेगी, जिससे मुल्क के कट्टरपंथी मौलाना और उनके समर्थकों को अपने पक्ष में खड़ा किया जा सके। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान का क्या होगा, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इमरान खान के बाउंसर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, उसके शहबाज शरीफ के सपने बिखर गए हैं। उन्हें विरोधी पार्टियों के गठबंधन ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा था। शहबाज शरीफ के खिलाफ पहले से भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता में आने के बाद पुराने मामलों से बचने का रास्ता निकल आएगा, लेकिन अब उनका सत्ता समीकरण ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें पुराने मामलों में गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है। इस बात की भी आशंका है कि शरीफ परिवार के भीतर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाए। इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। पाकिस्तान के सियासी पिच पर गुगली फेंक कर इमरान खान ने एक साथ पूरे विपक्ष को बोल्ड कर दिया। विपक्ष के पिच पर खेलने उतरे शहबाज शरीफ की तो बल्ला पकड़ने से पहले ही पवेलियन से वापसी हो गई, क्योंकि वो इमरान सरकार के गिरने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। शहबाज को जिसकी उम्मीद नहीं थी, सियासत में इमरान ने वो दांव चल दिया। अपनी मेहनत पर पानी फिरने से तिलमिलाए शहबाज शरीफ आर्टिकल 6 का कलमा पढ़ने लगे। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? यार भाईजान आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। पाकिस्तान में आर्टिकल 6 यानी गद्दारी, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान और स्पीकर के खिलाफ वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के इस गुस्से की वजह क्या है? संसद भंग होने से शहबाज का पारा हाई कैसे हो गया? दरअसल पाकिस्तान में सबसे बड़े सियासी ड्रामे के पीछे इमरान खान शहबाज शरीफ का हाथ मानते रहे हैं। वो आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर शहबाज शरीफ उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। यहां तक कि वो नवाज के भाई को मीर जाफर तक कह चुके हैं। मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर
बंगाल को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराज-उद-दौला को मरवाया और अपनी ज़ाती मफादात के लिए अपने कौम को गुलाम बनाया, और दूसरे ने टीपू सुल्तान को उससे गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बनाया। ये मौजूदा आपके मीर जाफ़र और मीर सादिक है। पूरी बाहर की अमेरिका, सीधा नाम लेता हूं अमेरिका। इमरान खान शहबाज को मीर जाफर क्यों कह रहे हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। क्योंकि शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और खुद को बचाने के लिए वो पाकिस्तान के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहते हैं। 2020 शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त शहबाज शरीफ और उनके परिवार की 23 संपत्ति जब्त हुई थी। परिवार पर 7,328 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, जिसमें शहबाज के दामाद हारून यूसुफ की कंपनी भी शामिल थी। पिछले साल ही लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। इन्हीं को ला रहा है ना, ये शहबाज शरीफ ही तो उनके साथ मिला हुआ है ना, और नवाज शरीफ उससे वहां मिलते थे। अब सोचे कि अपने मुल्क में क्या होता है। अपने मुल्क में एक जनरल को उन्होंने निकाला जो एक चपरासी के नाम पे 4.25 अरब 375 करोड़ रुपया चपरासी के नाम पे और 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे रखता है। फिर बाहर से रेमिटेंसेस दिखाता है झूठे फेक नाम पे, फलूदे वाले या किस पे। क्या वो आदमी उसको अमेरिका कहता है कि ठीक है हमारा ये वजीर आज़म बने। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शंस हो। एक तरफ इमरान खान है जिन्होंने शहबाज को आखिरी वक्त में पूरे गेम से आउट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ खुद शहबाज शरीफ है जो अब खुद पर लगे आरोपों से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। रियासत मदीना के मिसालें आप देते थकते नहीं, और अमर आपका क्या है कि कार्टल्स जिनको आपने पाकिस्तान की दौलत लूटने की खुली इजाजत दी, और रात के 12 बजे फिर आप कहते थे कि जनाब मैं अपने कमीशन बनाऊंगा और चंद दिनों में उनको मैं पहुंचाऊंगा मैं कैफर किरदार तक। क्या हुआ उन कमीशंस का, क्या हुआ उन रिपोर्ट्स का जिसमें अरबों रुपए पाकिस्तान के खाए गए। पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई और अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। इस खादम ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर समरी पर कहा कि मैं सब्सिडी नहीं दूंगा। मैं यहां पर अब खुद नुमाई के लिए नहीं बैठा, मैं हकायक पेश कर रहा हूं इस कौम को। पाकिस्तान के सियासी पिच पर जो खेल खेला गया उसमें इमरान खिलाड़ी निकले, लेकिन शहबाज अनाड़ी साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मिशन प्रधानमंत्री फेल होने के बाद पार्टी और परिवार में दरार के चांस दिख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर सरकार गिराने के आरोप में फंसे शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और मरियम नवाज किनारा करने की कोशिश कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इमरान साहब की गुगली थी। इमरान इन एनी केस स्पिन बॉलर नहीं थी, वॉज अ फास्ट बॉलर। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से इतना एक एक्सट्रीम मेजर पीटीआई गवर्नमेंट लेगी। बहरहाल इमरान खान साहब आउट हुए हैं या शहबाज शरीफ साहब बोल्ड हुए हैं, ये तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हम इसको नहीं डिसाइड कर सकते कि किसने किसको आउट किया है, अगर हमने क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करनी है। खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो। ऐसा पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने के लिए खुलकर खेले हों। इससे पहले 2018 में भी उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में हार हुई और वो विपक्ष के नेता बन गए थे। वहीं मरियम पार्टी में जान फूंकने में लगी थी। पंजाब प्रांत में सरकार बनाने को लेकर भी जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है उसमें शहबाज शरीफ को झटका लगता दिख रहा है। ऐसे में विरोधी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उनके ऊपर इतना कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगी कि मरियम को अपना रास्ता अलग लेने में ही पार्टी को बेहतरी दिख सकती है। पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो मन ही मन खुश हो रहे होंगे। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पीपीपी अपने पारंपरिक सियासी शत्रु के साथ सत्ता में हिस्सेदार बनने से बच गई। दूसरी, अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाते तो बिलावल भुट्टो के हाथ कुछ खास नहीं लगता। तीसरी, शरीफ खानदान की पीएमएल-एन के कमजोर होने से और इमरान खान की तहरीके इंसाफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति में बिलावल भुट्टो को अपने लिए अगली चुनावी पिच ज्यादा मुफीद दिख रही होगी। इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। मैं पाकिस्तान के अवाम से
अपील करता हूं कि आप आइन के साथ थे, जमहूरियत के साथ थे, और हम किसी कठपुतली को, किसी गैर जमहूरी शख्स को आपके हक पे डाका मारने की इजाजत नहीं देंगे। हर जलसे और हर मौकों पर इमरान से सियासी दुश्मनी निभाने वाले बिलावल भुट्टो जो चाहते थे वो हो गया, क्योंकि इमरान की गुगली से जितना बड़ा झटका शहबाज शरीफ को लगा है, उससे कहीं ज्यादा बिलावल भुट्टो को अपनी राह से काटा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान को हटाने के लिए बिलावल भुट्टो ने विचारधारा के खिलाफ जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से दोस्ती तो कर ली, लेकिन सरकार में अपनी भूमिका को लेकर फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे। यानी पाकिस्तान में जो भी हुआ वैसा ही कुछ बिलावल भुट्टो चाहते थे। इस पूरे सियासी ड्रामे से बिलावल को अपने लिए फायदा दिख रहा है, क्योंकि अपने सियासी दुश्मनों से उन्हें पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक विरोधी माने जाते थे, लेकिन अपनी हत्या से पहले बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने एक समझौता कर लिया था, जिसके मुताबिक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में तो उतरेंगे, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि बेनजीर की सरकार गिराने के लिए शरीफ ने कई बार सेना का सहारा लिया। मां की विरासत बिलावल भुट्टो ने संभाली तो कई मौकों पर वो भी नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मुखर रहे। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियां साहब को जवाब दे है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं, जमहूरियत का बहाली चाहते हैं। लेकिन सियासत में अपना मकसद पूरा करने के लिए लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। इमरान की सरकार गिरानी थी और बिलावल ने विचारधारा से अलग सियासी दुश्मन से समझौता कर लिया, जो इमरान खान को भी कई बार खटकता रहा। इमरान खान कई मौकों पर बिलावल को सियासत में नौसिखियां मानते रहे हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। तब हालात अलग थे और अब अलग। 3 महीने बाद पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और बिलावल सत्ता में आने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें अपने परिवार के बलिदान को भी आवाम के सामने क्यों न लेकर जाना पड़े। समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून है। अगर अगले चुनाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और PMLN अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो बिलावल मजबूत हो सकते हैं। साथ ही बदलते सियासी हालात के बीच सेना को भी बिलावल में मौका दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी को भी अपने पर भ्रष्टाचार के दाग मिटाने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी हमेशा थर्ड एम्पायर की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद के पॉलिटिकल ड्रामे में आर्मी जनरलों ने अपनी आंख, कान और मुंह तीनों बंद कर लिया। दरअसल पिछले 3.5 वर्षों में इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से आगे बढ़ी है, उसमें आर्मी जनरलों की स्थिति भी हिंदी के कहावत भई गति सांप छुछुंदर केरी वाली हो गई है। इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आर्मी ने ही पहुंचाया था, लेकिन जब इमरान खान पाकिस्तान को अपने तरीके से चलाने लगे तो आर्मी के जनरलों के भीतर 2 फाड़ होने लगा है। कुछ इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं तो कुछ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ। ऐसे में रावलपिंडी में बैठने वाले आर्मी के जनरल अगले कुछ दिनों में किधर खड़े होंगे, इसकी सुगबुगाहट अभी से होने लगी है। पाकिस्तान में आर्मी का दम और सत्ता परिवर्तन में भूमिका को इमरान खान से बेहतर बहुत कम लोग समझते होंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि नवाज शरीफ की राजनीति के खिलाफ उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने किस तरह खड़ा किया। 2018 के चुनावों में मदद कर उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन सत्ता में आने के बाद इमरान खान का तौर तरीका आर्मी के ज्यादातर जनरल्स को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हिस्ट्री अपने आप में एक तरह से रिपीट कर रही है और
उस हिस्ट्री से जिन्होंने सबक नहीं लिया, जाहिर है उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाल के घटनाक्रम ने यह प्रूव कर दिया है कि आर्मी वहां सर्वे सर्वा है। आर्मी जिसको चाहेगी वो सत्ता में रहेगा, आर्मी जिसको नहीं चाहेगी वो सत्ता से बाहर जाएगा। माना जा रहा है कि जनरल बाजवा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तख्ता पलट का कलंक उनके माथे पर लगे। ऐसे में इस्लामाबाद के पॉलिटिकल सर्कस से सेना ने खुद को दूर रखा। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि संसद भंग करने जैसा बड़ा फैसला बगैर सेना की रजामंदी के इमरान खान ले ही नहीं सकते। पाकिस्तान आर्मी के टॉप जनरलों में भी दो फार की खबर है। जनरल बाजवा की ख्वाहिश है कि नवंबर में उनके रिटायरमेंट से पहले सरकार से एक्सटेंशन मिल जाता। पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक वो 64 साल की उम्र तक आर्मी चीफ के पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन जब इमरान के खासम खास माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ISI चीफ पद से हटाया गया तो सरकार और सेना के बीच का शीत युद्ध बंद कमरों से बाहर निकल आया। जनरल बाजवा के पसंद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI चीफ की कुर्सी पर बिठाया गया। दोनों के बीच की केमिस्ट्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में इस्लामाबाद दौरे में प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान दोनों साथ साथ रहे। पाकिस्तान की नई राजनीतिक उथल पुथल के बीच जनरल बाजवा को सर्विस एक्सटेंशन का मामला लटकता दिख रहा है। ऐसे में अगर वो नवंबर में आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो जाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी में जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलूच हैं। इन सभी ने अपनी आंखों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कुर्सी पर बैठने का सपना संजोए रखा है। मौजूदा ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम सीनियरिटी लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इमरान खान की दोबारा सत्ता में वापसी हो जाती है तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के आर्मी चीफ बनने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर खेल पलट गया तो किसी और का नंबर लग सकता है। वहीं अगर जनरल बाजवा को सर्विस एक्सटेंशन मिल गया तो फिर पाकिस्तान आर्मी के जनरलों का सीनियरिटी ऑर्डर बदल जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के जनरल लगातार अपने नफा नुकसान के हिसाब से मुल्क के तेजी से बदलते सियासी समीकरण में अपने करियर ग्राफ का हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के सियासी कोहराम के बीच अगर पाकिस्तान को बचाने के नाम पर जनरल बाजवा अयूब खान, जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ जैसी राह पकड़ लें तो भी कोई हैरानी नहीं होगी। पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवी अक्सर कहा करते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसे सेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। सेना के अफसर मुल्क की सरहद की सुरक्षा की जगह मोटी कमाई वाले कंपनियों को चलाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वहां के हुक्मरान अपने मुल्क की आजादी और खुददारी को गिरवी रखकर कर्ज हासिल करने की जुगत में लगे रहते हैं। उस मुल्क को चलाने में आर्मी, जासूस और कट्टरपंथी अहम भूमिका निभाते हैं। जी हां, आप सही समझे, मैं उसी पाकिस्तान की बात कर रही हूं जहां आवाम महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है। लेकिन मुल्क के सियासतदां और आर्मी के जनरल अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से पाला चुनने में लगे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले इमरान खान पाकिस्तान को जिस कट्टरपंथ की ओर दोबारा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उसमें उन्हें अपनी सियासत चमकदार दिख रही है, लेकिन क्या इससे आवाम खुशहाल होगी और मुल्क तरक्की की राह पर जाएगा? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।